फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने इस चैनल पे एक नए इनिशिएटिव के तहत जनरल साइंस में हम लोग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में हम लोगों ने 2 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेट 1 और सेट 2, जिसमें कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस ईच डिस्कस किए हैं। यानी हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग अपना तीसरा सेट लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि ये जो चैनल के थ्रू हम लोग वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिन्होंने थोड़ा भी बेसिक में जीएस में थोड़ा भी बेसिक प्रिपरेशन कर लिया है। और उसके बाद अगर वो इन एमसीक्यूज़ पे फोकस करते हैं, इसके थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है। और इस प्रोसेस में हम लोगों ने जनरल साइंस से शुरुआत की है, जिसमें हम 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पहले जनरल साइंस का डिस्कस करेंगे और फिर 1 बाय 1 बाकी सब्जेक्ट्स का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम लोग सेट 3 आज अपना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कैरीड आउट बाय। हम लोग ने पहले भी पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो देखिए, सेल के अंदर वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सेल का 3 मेन पार्ट होता है। कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जिसमें कि आपका साइटोप्लाज्म के ही अंदर अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। तो सेल का 3 मेन पार्ट्स कौन कौन है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो सेल में, सेल के अंदर जब, तो वो साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स में वो उन मटेरियल्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो ये जो होता है, ये होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। हम लोग राइबोसोम के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे। राइबोसोम क्या होता है? तो ये राइबोसोम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन को प्रिपेयर करता है हमारे बॉडी में, और इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। या स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही बोलते हैं। और लाइसोसोम जो है वो एक तरह का हमारे सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। ठीक है। यानी किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल या फॉरेन मटेरियल या वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर है, तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इनफैक्ट जब कोई सेल डाई कर जाता है तो लाइसोसोम उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ करंट ऑफ 1.0 एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर छूट गया है। अ करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 minutes. The amount of electric charge that flows through the circuit is। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 2 चीज़। एक तो आपको करंट दिया हुआ है 1.0 एम्पियर, और दूसरा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो देखिए, थोड़ा बेसिक पहले समझते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। टाइम को डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसलिए मैंने बोला ऊपर क्वेश्चन में 1.0 एम्पियर होना चाहिए, जो छूट गया है। ठीक है। और
एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो होता है कूलम, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू निकालना हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 1.0 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकेंड्स आएगा। 1 एम्पियर को और 600 सेकेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चार्ज कितना आएगा, 600 कूलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब हमारे पास ऑप्शन में 4 फार्मूला है और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यानी बाकी 3 फार्मूला जो होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स में भले ही है, लेकिन वो सब इलेक्ट्रिक पावर को ही डिनोट करता है। एक कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट नहीं करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। और इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू कैपिटल आई, कैपिटल V इंटू कैपिटल आई। कैपिटल V किसको डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। I किसको डिनोट करता है, तो करंट को। ठीक है, और VI जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है उसको दूसरी तरीके से हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो I²R या फिर V² डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर को, लेकिन ऑप्शन बी IR² जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल persists because of the repeated reflections. This phenomenon is called as। अब देखिए आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा एक बहुत बड़े हॉल में, ठीक है, जो क्लोज्ड हो चारों तरफ से, अगर आप उसमें कोई साउंड आप अगर चिल्लाएंगे या कोई साउंड क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत देर तक वो साउंड गूंजता रहता है उस हॉल के अंदर। आप भले ही एक ही बार साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो बार बार वो गूंजता रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उस हॉल के अंदर या ऑडिटोरियम के अंदर। ठीक है, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रेवर्बरेशन। ऑप्शन ए रेवर्बरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान देते हैं कि डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ये क्या होता है। तो डिस्पर्सन के बारे में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब वाइट लाइट का एक बीम, ठीक है, किसी प्रिज्म के थ्रू पास करता है तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, और उसको शॉर्ट में हम उन कलर्स को क्या बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है, और जब लाइट का कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब देखिए अब ये हॉल या ऑडिटोरियम में जो रिवर्बरेशन होता है इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, तो जो ऑडिटोरियम का रूफ या और वॉल होता है उसको हम कवर करते हैं किससे, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से, जैसे कि कॉम्प्रेस्ड फायरबोर्ड हो गया, रफ प्लास्टर हो गया या ड्रैपरीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रिवर्बरेशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, when light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, this phenomenon is called। ठीक है, जब लाइट किसी मॉलिक्यूल से के कारण स्कैटर हो जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रमन इफ़ेक्ट। ऑप्शन बी रमन इफ़ेक्ट। ठीक है, और इस इफ़ेक्ट के बारे में पूरे वर्ल्ड को किसने बताया था, तो वो थे एक इंडियन फिजिसिस्ट जिनको हम पॉपुलरली जानते हैं CV रमन। ठीक है, सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, CV रमन। ठीक है, और CV रमन जी को 1954 में भारत रत्न के अवार्ड से भी
नवाजा गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? ठीक है, अब इस ऑप्शन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। ठीक है, तो कार्बन का एलोट्रॉप कौन नहीं है? ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश होता क्या है? तो जब इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट्स में पल्वेराइज्ड कोयले को बर्न करते हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स कौन कौन हैं? तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है और बकमिंस्टर फुलरीन है। ठीक है, अब डायमंड के बारे में आप जान लीजिए कि इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल्स। ठीक है, ग्राफीन क्या होता है? तो इट इज़ अ सिंगल लेयर कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेफाइट, और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ग्राफीन के बारे में ये भी जान लीजिए कि ग्राफीन जो है इट इज़ द लाइटेस्ट, थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेची मटेरियल दैट हैज़ एवर बीन क्रिएटेड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोज़? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नॉर्मली जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, यानी एक तरह से वो लोग नेचुरल सोर्सेज हो गए एसिड के। ठीक है, तो टोमेटोज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रीडोमिनेंटली उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ नीचे देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल दिया है आपको, सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत ही कॉमनली जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एसिड किस एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है, या कोई आपको जैसे टोमेटो दे दिया गया तो पूछा जाए कि ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस तरह का आपको 7-8 यहाँ पे डिटेल है, इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू। ठीक है, ये हम इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में कौन सा फेनोमेनन पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था कि जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में सनराइज़ से जस्ट पहले, कुछ देर पहले से ही आपको ऐसा फील होगा कि सन ऑलरेडी राइज कर चुका है। ठीक है, उसी तरह सनसेट के थोड़ी देर बाद तक आपको ऐसा फील होगा कि सन अभी भी है, अभी सनसेट नहीं हुआ है। तो ये भी फिनोमेनन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी सेम फिनोमेनन पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 4 यूनिट दिया हुआ है ऑप्शन में, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक यूनिट है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव का यूनिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्चुअली हर्ट्ज़ है, HZ से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है? तो वो होता है सेकेंड। और टाइम पीरियड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिबल है, ऑप्शन ए, डेसिबल जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं हो सकता है, क्योंकि डेसिबल किसका यूनिट होता है? तो डेसिबल से हम मेज़र कर सकते हैं साउंड के लाउडनेस को। ठीक है, और लाउडनेस ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स से। और इंटेंसिटी से क्या मेज़र करते हैं? तो साउंड वेव में कितना एनर्जी है उससे हम उसका मेज़रमेंट हम इंटेंसिटी उसका मेज़र होता है। इंटेंसिटी इज़ ए मेज़र ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव्स। ठीक है, तो बाकी जो 3 ऑप्शंस है, पर सेकेंड, हर्ट्ज़ और पर मिनट,
ऑप्शन बी सी डी, ये तीनों ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है, लेकिन डेसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि डेसिबल से क्या मेज़र करते हैं, तो लाउडनेस ऑफ साउंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयो विच ग्रोज इनटू रूट इज़। अब देखिए, जब एक छोटा सा सीड से जब प्लांट बनता है, ठीक है, ग्रो करता है एक प्लांट, ठीक है, तो उस सीड के ही डिफरेंट पार्ट से जो बड़ा प्लांट जब ग्रो होता है तो उसका डिफरेंट पार्ट ग्रो करता है। कहने का मतलब है कि सीड जब एम्ब्रॉयो का फॉर्म लेता है तो उसके डिफरेंट पार्ट से ही जो प्लांट फ्यूचर में होने वाला उसका डिफरेंट पार्ट ग्रो करता है। तो आपको बताना है कि एम्ब्रॉयो का कौन सा पार्ट है जिससे रूट ग्रो करता है, तो वो होगा ऑप्शन ए, रेडिकल। ठीक है, और रेडिकल इज़ द प्राइमरी रूट ऑफ ए न्यू प्लांट। जो नया प्लांट ग्रो होने वाला है उसका प्राइमरी रूट क्या होता है, रेडिकल। और जो सेकेंड ऑप्शन है आपका प्ल्यूम्यूल, इससे आपका प्लांट का शूट सिस्टम ग्रो करता है। ठीक है, और इसको बेबी प्लांट भी बोलते हैं। प्ल्यूम्यूल से क्या ग्रो करता है, शूट सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मिराज इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मिराज इन नॉर्मली डेजर्ट्स या स्विमिंग पूल में आप मिराज फिनोमेनन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये किसका इलस्ट्रेशन है, तो ऑप्शन डी, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और मिराज जो है ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूज़न है ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, और ये कैसे क्रिएट होता है, तो एक तरह के इन्वर्टेड, किसी भी डिस्टेंट टॉल ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड इमेज से मिराज क्रिएट होता है। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूज़न है, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है लेकिन ऑब्जर्वर को ऐसा फील होता है। ठीक है, बहुत दूर अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है तो उसका एक इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होता है एज एन ऑप्टिकल इल्यूज़न, और इसी को हम मिराज बोलते हैं। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? तो जो लाइट का रे है वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो कॉमन सॉल्ट NaCl इज़ नॉट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब इन चार कंपाउंड्स में से कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके प्रिपरेशन में कॉमन सॉल्ट NaCl की ज़रूरत एज ए रॉ मटेरियल नहीं पड़ती है, बाकी तीन कंपाउंड्स में पड़ती है। तो वो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम नॉर्मली कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जिप्सम जो होता है आपका CaSO4 2H2O, ठीक है, उसको जब आप हीट करेंगे एट 120 डिग्री सेल्सियस किल्न में, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर मिला देंगे, ठीक है, तो वही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर, ये आपका प्लास्टरिंग में काम आता है। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा कंपाउंड होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और बेकिंग सोडा कौन सा कंपाउंड होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और वॉशिंग सोडा कौन सा कंपाउंड होता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में नहीं करते हैं, मतलब उसको छोड़ के बाकी तीन का करते होंगे यूज़, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कॉस्टिक सोडा, यानी नैप्था, जिप्सम और सल्फ़र। जो बाकी तीन है इनका यूज़ एज ए रॉ मटेरियल होता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो नेचुरल गैस है, नैप्था है, फ्यूल ऑयल है और कोल है। उसी तरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के लिए रॉ मटेरियल है फॉस्फेट रॉक, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक और नाइट्रिक एसिड्स। पोटाश फर्टिलाइज़र्स के लिए मेजर रॉ मटेरियल है पोटेशियम डिपॉजिट्स। ठीक है, अब देखिए जिप्सम जो है, जिप्सम का यूज़
हम एज ए फर्टिलाइज़र या सॉइल कंडीशनर के रूप में करते हैं सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम, तो सॉइल के सैलिनिटी को मेंटेन कर सकते हैं और उसके पीएच वैल्यू को भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी सॉइल इम्प्रूवमेंट में जिप्सम का यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12। अब क्रेनियल नर्व्स क्या है, तो वैसे नर्व्स जो आपके ब्रेन से अराइज करें उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और हमारे बॉडी में 3 टाइप के क्रेनियल नर्व्स होते हैं, पहला सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा मिक्स्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG इन फूड इज़ यूज्ड एज। ठीक है, खाने में हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का यूज़ करते हैं, तो ये किस चीज़ क्यों यूज़ करते हैं इसको, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों ही, मतलब फ्लेवर इन्हांसर की तरह भी यूज़ करते हैं और प्रिजर्वर की तरह भी यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह और फूड फ्लेवर इन्हांसर की तरह। और इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो एजिनोमोटो जो आप बोलते हैं वही है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस। अब यहाँ पे आपको 4 डिजीज़ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा डिजीज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो ये चारों ही जो है, सॉरी 3, ABC, MERS, SARS और कोविड-19, ये तीनों ही डिजीज़ जो है वो रिलेटेड है किससे, कोरोना वायरस से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ। अब देखिए आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, ठीक है, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इन सब का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेंज इसमें से कौन सा है। तो देखिए जो एक्चुअल रेंज होता है माइक्रोवेव का वो होता है 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, और माइक्रोवेव्स का नॉर्मली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो रेडार्स में यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स में करते हैं और माइक्रोवेव ओवंस में भी माइक्रोवेव्स का ही यूज़ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द एलॉय ऑफ स्टील दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स सच एज एक्सल, बॉल बियरिंग एक्सेट्रा इज। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे कि एक्सल, बॉल बियरिंग बनाने में हम स्टील के कौन से एलॉय का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एलॉय हैं, चारों ही स्टील के एलॉय हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एलॉय है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है क्रोमियम स्टील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट बाय मास इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में आपको पता है अर्थ को मेनली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है सबसे ज़्यादा बाय मास, तो ये है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल इज। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो मिनरल है वो नॉन मेटेलिक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होगा ऑप्शन ए, मार्बल। ठीक है, मार्बल जो है वो आपका नॉन मेटेलिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, अब ये 4 में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, सेरीकल्चर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम बाकी 3 ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि एपीकल्चर क्या होता है। तो एपीकल्चर को कॉमनली आप बी कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है, बी कीपिंग का दूसरा नाम क्या है, एपीकल्चर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सैंड, ग्रेवल और लिक्विड बट विदाउट सॉइल। ठीक है, अगर प्लांट्स को आप सैंड, ग्रेवल
या लिक्विड में ग्रो कर लें लेकिन सॉइल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। और एरोपोनिक्स क्या होगा, तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन एयर और मिस्ट इन्वायरमेंट बट विदाउट सॉइल। ठीक है, अगर प्लांट को हम एयर या मिस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो कर लें बट विदाउट सॉइल, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एरोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, जो नॉर्मली आप हम लोग को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है घर में, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हम लोग को मिलता है, तो वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। और आपको डायरेक्ट करंट कब मिलता है, जब आप किसी बैटरी के थ्रू करंट लेते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट करंट होता है। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट करंट में, तो वो होगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पायरोल्यूसाइट इज़ एन ओर ऑफ। ठीक है, पायरोल्यूसाइट एक ओर है, लेकिन इसमें से किसका ओर है, मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम या यूरेनियम, चारों में से किसका ओर है पायरोल्यूसाइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंगनीज। पायरोल्यूसाइट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, और जब हम ड्राई सेल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ भी पायरोल्यूसाइट का यूज़ होता है। ठीक है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये दो मेन ओर्स हैं किसका, एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, और गैलेना जो है वो किसका ओर है, तो लेड का ओर है। ठीक है, और इसी से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिल्वर, गैलेना इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन नॉर्मल सेल्स द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड। ठीक है, किसी सेल में अगर डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के, क्या है 25, विच ऑफ दीज इज़ द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स, एल्गी ये सब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो ये होता है आपको ऑप्शन बी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो सनलाइट के थ्रू मिलता है प्लांट्स को, उसको प्लांट्स किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सेट 3 के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, और हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 डिस्कस कर लिया है जनरल साइंस का, यानी 500 मोस्ट एमसीक्यूज़ में से हम लोग ने 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बहुत ही जल्द बाकी सेट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ जीएस शिक्षा विद विद्या जो आपका खुद का ही चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ या एस्पिरेंट्स जो आपके कांटेक्ट में हो उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।